सभी को जोहार। आप देख रहे हैं मैट्रिक मैथ मास्टर, जहां गणित विषय को आसान तरीके से सिखाया जाता है। आज की इस वीडियो में जैक बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे गए 30 एमसीक्यू प्रश्न को हल करने वाले हैं और जैक बोर्ड की प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैक बोर्ड एग्जाम 2025 मैथमेटिक्स 30 एमसीक्यू क्वेश्चन विथ आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ये आपका हो गया फ्रंट पेज प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका। देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका 2025 का है और सब्जेक्ट यहाँ मेंशन है गणित, है ना। जो बच्चों को भरना रहता है फ्रंट पेज में वो पंजीयन संख्या, पंजीयन वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर, लिपि। लिपि में दो ऑप्शन है। अगर आप हिंदी में प्रश्न का उत्तर करते हैं तो यहाँ पर आप देवनागरी लिखेंगे, और अगर इंग्लिश में करते हैं तो यहाँ पर आपको रोमन लिखना होगा। और जिस डेट पे आपका एग्जाम होगा वो तारीख यहाँ पे लिखा जाता है। और अगर आप दिव्यांग है तो यस में टिक करेंगे, और अगर आप दिव्यांग नहीं है तो आपको नो में टिक करना है। इसके अगले पेज में जैक के द्वारा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक निर्देश दिया हुआ रहता है। किसके लिए? परीक्षार्थियों के लिए। परीक्षा भवन में प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका मिलते ही स्पष्ट रूप से अच्छी लिखावट में अपने प्रवेश पत्र में अंकित रोल कोड, रोल नंबर एवं अन्य वांछित सूचनाएं प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे। जो फ्रंट पेज है उसके जो कॉर्नर में था उसमें आपको क्या करना है? लिखना है। परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं निर्दिष्ट उपकरणों के अतिरिक्त कोई दूसरे कागजात एवं सामान अगर शारीरिक तलाशी के समय पाया जाएगा तब तत्क्षण परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तीसरा बिंदु है, किसी भी परिस्थिति में प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दंडनीय है। इसे परीक्षा समाप्ति के बाद वीक्षक को लौटाया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य है। वीक्षक हम किसे कहते हैं? वीक्षक जिस भी सेंटर में आप एग्जाम लिखेंगे वो उसमें जो कक्ष होगा, जिस कक्ष में शिक्षक या शिक्षिकाएं उपस्थित होते हैं उसी को वीक्षक कहा जाता है। तो आपको प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका परीक्षा समाप्ति के बाद इनको क्या करना है? लौटाना है। ये आपका आवश्यक है और अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न के नीचे उत्तर के लिए उपबंधित रिक्त स्थान में ही देना है। और इसके नीचे में ये वीक्षक के लिए दिशा निर्देश है और ये परीक्षकों के लिए है। इसके बाद तीसरा पेज में यहाँ पर आपको एक डिटेल्स मिल जाता है। कुल प्रश्नों की संख्या आपका 30 एमसीक्यू होगा, ठीक है। 8 आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 8 आपका ये वेरी शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट होता है और ये लॉन्ग होता है। कुल मिला के आपका 52 प्रश्न होता है, ठीक है। और ये 30 जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये क्या है? एमसीक्यू। पृष्ठों की कुल संख्या है 76, पूर्णांक आपका कुल मार्क्स होता है 80, समय आपको मिलता है 3.25 घंटा। यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपका दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुविकल्प प्रश्न, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुविकल्प प्रश्नों में 4 विकल्प ए बी सी तथा डी दिए हुए हैं। परीक्षार्थी को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में ही सही विकल्प लिखना है। अगर उदाहरण देकर समझाया गया है कि अगर प्रश्न संख्या 1 है जिसका 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए बी सी, बी में है एम एन ओ, सी में पी क्यू आर और डी आपका टी यू बी। यदि सही उत्तर सी है तो परीक्षार्थी को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त स्थान पर प्रश्न संख्या 1
वहाँ पे आपको क्या लिखना है, सी और PQR। सी पर यहाँ आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है वही चीज़ आपको उसमें लिखना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 7 है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्थान आपको दिया गया है। इसी स्थान में आपको इस क्वेश्चन का उत्तर क्या करना है, लिखना है। तो जैसे इसका क्या है, 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना है पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2, 2, 2, 3 और 5। इसको आप गुना करके देखेंगे तो ये आपका 120 होगा। तो यहाँ पर इसको गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है, 5। और यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में 3 दिया हुआ, ऑप्शन बी में आपका 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपको बी 5 यहाँ पर लिखना है। जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं बी 5, ये जो लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कि आपने इस चारों ऑप्शन में से इस ऑप्शन को चुना है जो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 5 तथा 0 का HCF है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 0, बी में 5 है, सी में 1 है और ऑप्शन डी आपका इन्फिनिटी है। इसको बनाना कैसे है, HCF 5 आपका अभाज्य संख्या है तो इसको हम लोग 1 गुना 5 लिख सकते हैं। 0 को किसी भी संख्या से गुना करने से क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो महत्तम समापवर्तक वो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी में कितना लिखा हुआ है, 5। तो वही चीज हम लोग को अपने उत्तर वाले इसमें जगह में लिखना है, बी 5 लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ पर सवाल आप बहुत बच्चे क्या करते हैं कि निम्न में कौन अपरिमेय है। अपरिमेय में आप किसी को भी टिक कर लिए, वैसा नहीं करना है। पहले आपको प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का क्या मतलब हो जाएगा, परिमेय। अपरिमेय नहीं है तो संख्या क्या होगा, परिमेय। अब आपको ऑप्शन ए से टैली कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर 64 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 9 81, इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 8/9 ये आपका कैसा संख्या है, परिमेय है, ये आपका परिमेय नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, ये वाला। तो यहाँ पर आपको 64/81 लिखना है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है, तो सबसे पहले शून्यक देखिए, द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, 2। और इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये कितने जगह पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, 3। तो इसमें शून्यक की संख्या कितना हो गया, 3। तो द्विघात बहुपद का शून्य का संख्या कभी भी 3 नहीं होगा। तो यही वाला आलेख आपका क्या है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो हम लोगों ने डी लिखकर जो ग्राफ है ये हमने यहाँ पे दर्शा दिया है, लिख दिया है। अगला प्रश्न है बहुपद 2 माइनस एक्स गुना एक्स माइनस 1 के शून्यक का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, शून्यक का गुणनफल। तो आप इसको देख पा रहे हैं कि ये आपका मानक रूप में नहीं है। तो इसको बनाने के लिए
सबसे पहले हम लोग उसको मानक रूप में लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग शून्यकों का गुणनफल ये करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या किए हैं, ये ब्रैकेट में है तो इसको हम लोग गुना कर लिए हैं, 2 माइनस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स माइनस स्क्वायर को पहले लिखे हैं, फिर ये एक्स हो गया, फिर आपका 2। इसको जब हम लोग मानक रूप से तुलना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा -1, बी का मान आ जाएगा 1 और सी का मान आ जाएगा 2। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है आपका सी बटा ए, सी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2, ए का मान दिया हुआ है -1, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में आपका -2 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर सी -2 मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। पहला अविरोधी, विरोधी, आश्रित और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका a1 b1 c1, ठीक है, ये तीनों का हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन है पहला वाला x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, यहाँ पर a1 बराबर 1, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -4। उसी प्रकार से ये दूसरा इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे a2 b2 और c2 का मान, a2 का मान 2, b2 का मान -5, c2 का मान -1। अनुपात जब हम लोग निकालेंगे a1 बटा a2 निकालें तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है। b1 का मान यहाँ पर 3 है और b2 का मान -5 है। तो 1/2 और 3/5 क्या है, बराबर नहीं है। ये वाला चिन्ह आपका बराबर नहीं है पढ़ा जाता है। तो ये जब बराबर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा और इसी को हिंदी में आप ऑप्शन ए में क्या बोलेंगे, अविरोधी। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन ए अविरोधी जो है यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म का 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 का हल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से हम लोग मिला के देखेंगे कि ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं। समीकरण का हल का मतलब क्या होता है कि x और y का वह मान जो दोनों समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेरीफाई करके चेक करेंगे ऑप्शन ए से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में x बराबर 2 y बराबर 1 है, तो इसी को हम लोग पहले चेक करते हैं। तो x के जगह पे हम लोग यहाँ 2 रखे, y की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, 1। तो 3 दूना 6 और 4 एका 4, 6 और 4 10, और यहाँ पर आप देख रहे हैं RHS में भी कितना है, 10। तो ये इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग x की जगह पे 2 रखे, y की जगह पे 1। 2 दूना 4, 2 एका 2, 4 में 2 घटाएंगे 2, और यहाँ पर भी कितना है, 2। तो ये दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन ए पहले ही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ये ऑप्शन ए दिया हुआ है 3x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 5। कभी भी याद रखें कि अगर एक्स स्क्वायर का टर्म समीकरण के दोनों तरफ है और दोनों बराबर है तो ये कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन आगे में संख्या क्या है, 2 है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें रहेगा, तो ये वाला आपका द्विघात समीकरण है। इसको जब हम लोगों ने एक्सपैंड किया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 2 को हम लोगों ने क्या किया है, गुना कर दिया है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 दूना 10। तो एक्स स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 4, और यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 10। ये जब सारा चीज़ को हम लोग समीकरण की इस तरफ लाएंगे तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इधर लेके गए तो माइनस हो गया, -4x।
उसके बाद -10 और +4 को इधर लेके आया तो -4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x² में x² घटाएंगे x² -4x -14। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया, और हम ऑप्शन बी आपका सही हो गया, और हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन बी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि ऑप्शन में दिया हुआ है b² माइनस 4ac पॉजिटिव 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति से प्रश्न है, ये डायरेक्ट प्रश्न है। तो दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए जो शर्त होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ये ऑप्शन सही है। इसको हम लोग जो उत्तर के लिए स्पेस दिया गया है वहां पे क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला प्रश्न है एपी a² 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर का सार्वंतर है। तो ऐसा जब भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को संख्या के रूप में बदल लेंगे, ताकि हम लोग को क्या है, इसका सार्वंतर निकालने में आसानी हो। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर 49, सार्वंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बराबर हो गया 25 में 1 घटाएंगे तो 24। यहाँ पर ऑप्शन सी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में कितना दिया हुआ है, 24। तो ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सी 24 लिखा। अगला प्रश्न है ए के पी में यदि d का मान -4 है, n का मान 7 है और n का मान 4 है तो a का मान निकालना। इस प्रकार का जब भी प्रश्न रहेगा, ये आपका an वाला ये फॉर्मूला से संबंधित है। an बराबर a जोड़ n-1 इंटू डी। यहाँ पर क्या है कि a आपको निकालना है, an आपका दिया हुआ है, n आपका दिया हुआ है, और d का मान भी आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सबका मान रख के और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन से टैली करेगा उसमें हम लोग को क्या करना है, टिक कर देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एन का फॉर्मूला लिख लिया है। एन का मान 4 दिया हुआ है, ये हम लोग को निकालना है। डी आपका -4 है, एन का मान 7 है। सबको हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। तो 4 बराबर ए जोड़ एन का मान 7 था, 7 में से 1 घटाए गुना -4। तो 4 बराबर ए जोड़ 7 में घटाएंगे 6 गुना -4, 6 चौके 24 -24 हो गया। माइनस अगर ये समीकरण की इस तरफ जाएगा तो प्लस हो गया, 24 और 4 28। तो ए का मान कितना गया, 28। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में 28 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन सी 28 लिख दिया। अगला प्रश्न है बिंदु 36,15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कभी भी क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पर संख्या दिया हुआ है इसी का स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या है, 36 का स्क्वायर कर दिए और 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1296, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, दोनों को जोड़ेंगे 1521। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में आपका क्या है, 39 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सी 39 लिखेंगे। अगला प्रश्न है बिंदुओं 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 6,0, 0,12, 6,-4, 0,6। तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, और कॉमा y का जो टर्म होगा वो y1 जोड़ y2 बटा 2। तो 4 जोड़ 8 बटा 2,
3 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 0, 8 4 जोड़ेंगे 12, 12 को 2 से भाग देना है, तो 0 को 2 से भाग देंगे 0, 12 को 2 से भाग देंगे 6। तो यहाँ पर ऑप्शन डी से ये क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन डी 06 लिख दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज का क्या खासियत है, क्या इसकी परिभाषा है कि जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है और इसका तीनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो सम समबाहु त्रिभुज ही क्या होगा, समरूप होगा। तो इसका सही जवाब है समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन सी को हम लोग जो उत्तर वाले जगह में है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न है, आकृति में डीई मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है, तो हम लोग को किसका मान निकालना है, एक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, जब दो रेखा समांतर होता है तो इसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये 6 है, ये 13 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7। तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्पेस हम लोग को जगह दिया गया है उस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ये और ये समांतर होता है तो इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है, मतलब AD बटा DB बराबर क्या होगा, AE बटा EC। इसका मान आपका कितना है, 7 है। तो यहाँ पर हम लोग x बटा x जोड़ 5 बराबर 6 बटा 7। 7 इधर गुना हो जाएगा और ये 6 से गुना हो जाएगा, तो ये 7 से x गुना हो 7x और 6 से ये गुना होगा x जोड़ 5, तो 6x और 6 बचे 30। तो ये वाला 6 इधर आएगा तो माइनस हो गया, 7 में 6 घटाएंगे तो x बच रहा है और इधर कितना है, 30। तो x का मान कितना आएगा, 30। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन डी में क्या है, 30 है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन डी 30 लिखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, B दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो A का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक रफ में फिगर बना लेते हैं। उसके बाद देख रहे हैं ये कौन दिया हुआ है, ये कौन दिया हुआ है, और ये वाला कौन हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो ये वाला कोण हम लोग को निकालना है, तो 47 डिग्री और 83 और ये वाला कोण, ठीक है, इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 180। इसको जोड़ते हैं 83 और 47, ये आएगा 130। ये इस तरफ है, समीकरण के इस तरफ आएगा, 180 से घट जाएगा, तो ए का मान कितना आ रहा है, 50। यहाँ पर कौन ऑप्शन से टैली कर रहा है, ऑप्शन ए। तो हम लोगों ने यहाँ पर नीचे में ऑप्शन ए 50 डिग्री लिखा। अगला प्रश्न है, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या है 7, 12, 15 और 24.5। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फोटो बना लेंगे, जिससे क्या है, हम लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये आपका स्पर्श रेखा है QR, ठीक है, और Q और O केंद्र से दूरी, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का काम करेगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिज्या निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ये कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, OR त्रिज्या। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, इसका मान आएगा 49, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो यहाँ पर किससे टैली कर रहा है, ऑप्शन ए 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर लिख दिया है। यहाँ पर ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा, त्रिज्या, छेदक रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त
के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? छेदक रेखा। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु पे, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन सी छेदक रेखा लिख दिया। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी की लंबाई। तो ये इस त्रिभुज के लिए क्या है? स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो इसका मान हम लोग पहले निकालेंगे एपी का। ठीक है, तो त्रिभुज एओपी में, एओपी ये वाले त्रिभुज में एपी का मान क्या हो जाएगा? एपी का मान हो जाएगा एओ का मान माइनस ओपी का मान। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 25 में 9 घटाएंगे 16, इसका मान कितना आ गया? 4। इसका मतलब ये आपका 4 हो गया, और इस चूंकि ये स्पर्श रेखा है तो इसका भी लंबाई कितना होगा? 4, और दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। तो जीवा ए बी की लंबाई क्या हो गया? ए पी जोड़ पी बी, ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। यहाँ ऑप्शन बी में हम लोग को क्या दिया हुआ है? 8। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर लिखा। अगला प्रश्न है, यदि सेक ए बराबर 5/3 हो तो साइन ए का मान हम लोग को क्या करना है? बताना है। और यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 4/5, 3/5, 2/5 और 1/5। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेक ए जो होता है, ये 5/3 दिया हुआ है, तो सेक ए का क्या होता है? हाइपोटेन्यूस बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो गया आपका 5, आधार हो गया आपका 3। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, जो अभी तुरंत हम लोगों ने ऊपर वाले में बनाया है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 4। तो साइन ए का मान क्या होता है? लंब बटा आधार, तो 4/5। और ये किससे टैली कर रहा है? ऑप्शन ए से। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन ए 4/5 लिख दिया। यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन ए 4/5। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? tan 0, cos 0, sin 90, cot 0। ठीक है, तो tan 0 अगर इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला याद है त्रिकोणमिति में, तो tan 0 का मान क्या होता है? 0 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, तो इसको आपको डायरेक्ट उत्तर वाले जगह पर लिख देना है, ए tan 0। उसके बाद अगला प्रश्न है, 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए बराबर है 5 माइनस 5 10, और इनमें से कोई नहीं। तो इस, इसको बनाने के लिए क्या करना है? एक सर्वसमीका 3 सर्वसमीका होता है, जिस उसी से ये प्रश्न पूछा गया है त्रिकोणमिति वाले से। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले 10 लिखा हुआ है, फिर सेक लिखा, तो हम लोग क्या करेंगे? -5 कॉमन लेंगे, ताकि सेक स्क्वायर ए पॉजिटिव हो जाए और ये क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो हम लोगों ने तो -5, और ये हो गया सेक स्क्वायर ए पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो इसका मान कितना है? 1। तो -5 गुना 1 करेंगे -5। यहाँ ऑप्शन बी से ये क्या हो रहा है? टैली कर रहा है। तो हम लोग यहाँ आंसर में ऑप्शन बी -5 लिख देंगे। अगला प्रश्न है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? व्युत्क्रम, मतलब इसको सॉल्व करने से जो आएगा उसका उल्टा क्या होगा, वो पूछा गया है आपको। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा को साइन थीटा, कॉट थीटा का होता है कॉस बटा साइन, साइन और साइन आपका क्या हो गया? कट गया। यहाँ बचा कितना? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो आया, इसका हमको उल्टा निकालना है, तो 1/cos करेंगे, तो 1/cos किसका होता है? सेक थीटा।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी में आपका सेक थीटा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक थीटा। अगला प्रश्न है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है 100√3 मीटर, 100/√3 मीटर, 50√3 मीटर, 200/√3 मीटर। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं कि मीनार से 100 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। मीनार का ऊंचाई हम लोग से पूछा जा रहा है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार h/100। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो ये 100 इधर से मल्टीप्लाई हो गया, तो h का मान कितना आ गया, 100√3। तो यही h क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, और हम लोग यहाँ पर ए 100√3 मीटर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है पाई आर बाय 360 डिग्री, 2πr/360 डिग्री, 2πr θ/360 डिग्री, θπr/360 डिग्री। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है, θ/360 गुना 2πr। तो इन दोनों को गुना करके लिखते हैं, तो 2πr θ/360। तो इस ऑप्शन को अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, 2θπr। आप थीटा को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी, क्योंकि ये आपस में क्या है, गुना है। तो ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। और हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सी मेंशन कर देंगे, लिखेंगे। अगला प्रश्न है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को लिखना होगा, और उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना πr स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ है 132/7, थीटा आपका 60 डिग्री है, 360, पाई का मान 22/7 गुना r स्क्वायर। 0 0 कट गया, 6 6 36, इधर भी 7 है, इस तरफ भी 7 है, ये भी कट गया। ये वाला 6 132 के साथ गुना हो गया, और ये 22 इधर आपका भाग हो गया। ठीक है, इधर कितना बचा, आर स्क्वायर। 11 से अगर हम लोग देखेंगे, भाग करेंगे तो 11 का 11, 13 में 11 घटाएंगे 2 बचा 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 छक 12। तो यहाँ क्या आ गया, 6 गुना 6, तो आर स्क्वायर बराबर 6 गुना 6। तो आर जब यहाँ से स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो आर का मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपका क्या है, 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो हम लोग अपने नीचे आंसर में यहाँ पर बी बराबर, ऑप्शन बी आर बराबर 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक इसका ये बना लेते हैं, ठीक है, चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर h का मान कितना दिया हुआ है, 2.4, d का मान जो इसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 1.4 दिया हुआ है। तो त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा। तो 1.4 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.7। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए शंक्वाकार का चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, एल आपका क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। इसको निकालने के लिए आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो आर का मान 0.7 का स्क्वायर हो गया, जोड़ 2.4 का होल स्क्वायर। तो 0.7 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 0.49, और 2.4 का स्क्वायर करके आप रफ में निकालिएगा तो इसका मान आ जाएगा 5.76। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.25, और इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर।
तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, आर आपका हो गया 0.7 और एल का मान हो गया 2.5। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। 7 7 कट गया, यहाँ पर 25 बचा, नीचे में 10 गुना 10, 125 दूना 50, हाथ में रहा 5, 25 दूना 50 और 5 55। तो नीचे से 2 अंक जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5.5। ये आपका ऑप्शन बी से टैली कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑप्शन बी 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक ठोस घनाभ के आकार की है जिसकी बीमाएं दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन के निकालने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम लोग को इसका दिया हुआ है 15, 10 और 3.5। ठीक है, तो तीनों का हम लोग गुना कर देंगे, तो 10 और 3.5 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। फिर 35 और 15 को गुना करना है तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 तिया 45 और 7 52। तो ये हो जाएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन सी से टैली कर रहा है, तो हमको यहाँ आंसर में सी 525 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। ऑप्शन ए में है 11, 12, 14, 13। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले 10 अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये गिनती करके देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अभाज्य संख्या हो गए। तो हमको क्या निकालना है, माध्यिका। तो चूंकि ये सम संख्या है ना, तो इधर से अगर हम लोग आते हैं तो पांचवा में ये आता है, और अगर इस तरफ से हम लोग आते हैं तो पांचवा में ये आता है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों का मीन माध्य निकालना होगा, वही क्या होगा, माध्यिका होगा। तो 11 जोड़ 13/2। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे 24, 24 को 2 से भाग देंगे 12। यहाँ पर ऑप्शन बी से टैली कर रहा है 12, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी 12 मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इस ये डायरेक्ट मतलब जो है, इसमें क्या है, 2/3 ये आपका एक से छोटा है, 15% जीरो और 100 के बीच में बिलोंग करता है, और 0.7 भी जीरो और 1 के बीच में है। ये आपका क्या है, ऋणात्मक। तो किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। और ये चीज़ हम लोग को याद रखना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या उसके बराबर, या 1 से छोटा या उसके बराबर होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी, 1-1.5। ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आज हम लोगों ने 30 एमसीक्यू प्रश्न जो 2025 में जैक बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, उसको हम लोगों ने आज हल किया। मैं साबिर हसन, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट अपग्रेडेड हाई स्कूल झिकिरमा पालकोट। और ये जो वीडियो लेक्चर बनाया गया है, ये मैट्रिक मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से देखकर सारे प्रश्नों को समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है, ताकि जैक बोर्ड में जितने भी विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, वो इसको देख के और इसका लाभ उठा सकें कि
प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका किस प्रकार की होती है, कैसा दिखता है, कहाँ पर हम लोग को आंसर करना है, क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई और सिखाई गई हैं। आप इसका पूरा-पूरा लाभ उठाएँ, आप खुद भी देखें और आपके जो सहपाठी हैं, जो विद्यार्थी हैं, आप उनको ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने का प्रयास करें ताकि एक आप एग्ज़ाम के समय में आपसे गलती नहीं हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैट्रिक मैथ मास्टर को। अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैक बोर्ड क्लास 10 मैथ्स 2026 के हर टॉपिक का वीडियो आपको सबसे पहले मिले।